नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एबीटीवी न्यूज चैनल से आपको जो आज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे बीच में कई फौजी बैठे हुए हैं, नेवी से भी हैं और जल थल सर तीनों के यहाँ के नागरिक हैं। और हम बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबा जीवन जो है उन्होंने फौज में बिताया है। आज हमारे बीच में राजवीर सिंह चौहान जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजवीर चौहान का काफ़ी लंबा समय जो है वो नेवी के अंदर बीता है, तो बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। जय हिंद। राजवीर जी, काफी लंबा समय जो है आपका नेवी के अंदर बीता है। कैसा दौर था वो? उस दौर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसे फौज में भर्ती हुआ और कहाँ से लंबा सफर शुरू किया? हमने 1970 और 81 के दौर में भारतीय सेना में नौसेना में नौकरी की है। उस समय सेनाओं की नौकरी आज के युग से थोड़ा सख्त हुआ करती थी। बाकी सशस्त्र सेनाओं में नौकरी करना प्रत्येक नौजवान के लिए फक्र की बात है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमने देश की सेवा की, वो सेवा का सौभाग्य प्राप्त होना ही हमारे भाग्य की बात है। हमने 1971 के युद्ध में सक्रिय भागीदारी की है। 1962 के युद्ध में भारतीय सेनाओं की पूरी तैयारी नहीं थी, यद्यपि भारत को उस टाइम हार का मुंह देखना पड़ा। परंतु 1971 तक भारतीय सेनाएं पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी, सशक्त हो चुकी थी और दुनिया की सर्वोत्तम सेनाएं बन चुकी थी। 1971 के युद्ध का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का ये पहला तालमेल का युद्ध था, जिसने भारतीय सेनाओं ने जहां पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश का अलग अलग कराया था। निर्माण कराया, वहीं हमने बहुत ज़्यादा एरिया पश्चिम में भी पाकिस्तान का अपना कैप्चर कर लिया था। जी। अच्छा, जब 1971 के युद्ध वाली बात की जाए तो क्योंकि 1971 में उस समय जो है देश के अंदर इतने हथियार भी नहीं थे और इतनी टैंक भी हमारे यहाँ कम थे। तो और जो लड़ाई थी वो बहुत आमने सामने की लड़ाई थी। जीवन एक तरीके का बलिदान देने वाली बात थी। तो वो जो दौर थे, जब वो युद्ध के मैदान में आदमी कोई जाता है फौज के लिए, तो वो दौर कैसा रहा था आपका? यद्यपि भारतीय सेनाओं के पास आज जितने आधुनिक हथियार नहीं थे, फिर भी भारतीय सेनाओं का मनोबल इतना ऊंचा था कि वो किसी भी दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं का मुकाबला कर सकती थी। 1971 के युद्ध में जहां हमारी पूर्वी कमान ने बांग्लादेश बनवाया, वहीं आपको याद होगा कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था और अमेरिका ने तो एक अपना सबसे बड़ा जंगी सातवां बेड़ा हिंदुस्तान को डराने के लिए पाकिस्तान की मदद में भेजा था। परंतु भारतीय सेनाओं का इतना मनोबल था और हमारी इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो हवाई जहाज रहते हैं, उनका उस समय वास्तविकता ये थी कि हमारा एक पायलट इस तरह तैयार हो गया था कि मैं सुसाइड बॉम्बर लेकर इस अमेरिकन सातवें बेड़े के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर हमला करूंगा, क्योंकि वो एंटी बिलास्टिक और वो प्रूफ था, उसके ऊपर किसी हथियार का असर नहीं होता था। एक ही तरीका था कि कोई पायलट सुसाइड करे उसके फनल में, और वो हमारी भारतीय नौसेना के पायलट ने वॉलंटियर किया था। जी। और ये उस समय की सच्चाई है कि उसी दिन के बाद अमेरिका का सातवां बेड़ा वापस होने का मन बना लिया था, चल दिया था वापस। अच्छा राजवीर जी, आपको क्योंकि लंबा समय बीता है और वो कुछ मैं पुरानी यादों की तरफ ले जाना चाहूँगा। एक बार आपको याद होगा सन 1965 में उस समय एक ब्लैकआउट चला करता था। सारी जगह जो है अंधेरा हो जाया करता था और खाई खोदा करते थे लोग अपने बचाव के लिए। और जब सायरन बजा करते थे तो सायरन के अंदर जो है एक अलर्ट कर दिया जाता था कि भाई अब इस समय जो है आप अपने आप में अलर्ट हो जाओ। तो क्या वो दिन याद हैं आपको? हमें 1962 का युद्ध भी याद है। यद्यपि हम उस टाइम बाल्यावस्था में ही थे, फिर भी जो ट्रेनिंग हुआ करती लाठी के साथ बाड़ों में बैठ कर वो हमें ट्रेनिंग दिया जाती थी, तो उस समय की हमें पूरी याद है। ये भी याद है कि
हमारी भारतीय सेनाएं हारी थी। परंतु जहाँ तक 1965 के ब्लैकआउट का अर्थ है, उस समय इतने हथियार भारत के पास नहीं थे, और चूंकि हमारा देश 1962 का युद्ध हार चुका था, इसलिए थोड़ा मन में कहीं ना कहीं भय और शंका तो थी। इसलिए जी उस भय और शंका के अनुरूप ही एक ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी, और हम सब रात को अंधेरे में जिया करते थे। आपको शायद याद हो, 1965 में पाकिस्तान के बॉम्बर जब आए, वो दिल्ली के ऊपर हमला करना चाहते थे, परंतु वो अम्बाला में ही एक रोक दिया गया चर्च के ऊपर बम्बारमेंट करके चले चले गए। गए थे। वो चर्च ध्वस्त हो गया था, और फिर हमारी वायुसेना ने उनका अम्बाड़ा बेस से उसका पीछा किया और उनको पाकिस्तान में धकेल के आए। तो उस समय युद्ध था, परंतु जोश भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज यदि पाकिस्तान या बांग्लादेश, यानी दोनों संयुक्त होकर भी, जैसे आजकल खबरें सुनाई देती हैं, दोनों इकट्ठा होकर भी हमला करेंगे, तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेनाएं इतनी सशक्त हैं, जितने आधुनिक हथियार और आधुनिक एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं, तब ब्लैकआउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दुश्मन 3 दिन भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि फौजी के नाते से मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो आज के दर्शक हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का अभी तक ज्ञान या ज्ञानता में है। तो जल, थल, स्थल, इन तीनों में कौन सी सेना जो है वो सबसे सशक्त होती है? कुछ बताना चाहेंगे आप? ऐसा भारतीय सेनाएं तो कोई भी हो, तीनों ही सशक्त हैं, तीनों का अपना एक रोल है। हमारी थल सेना जमीन से लड़ाई लड़ती है और दुश्मन को व्यक्तिगत वास्तविक व्यवहारिक तौर पर कैप्चर करने का प्रयास करती है, तो इसलिए हम उसको बड़ी छोटी नहीं कह सकते। हमारी इंडियन नेवी जो है, वो समुद्री तट से समुद्र के बॉर्डर के शहरों के ऊपर उन पूरा तरह से हमला करके उन देशों के को कमज़ोर करने का, नेस्त नाबूद करने का मादा रखती है, और उसको वो करती भी है। हमारी वायुसेना है, वो दोनों को ऊपर कवरिंग फायरिंग देती है एक तरह से। इंडियन नेवी के समुद्री जहाज यदि दुश्मन के बॉर्डर तक जाएंगे, तो उसके दुश्मन के हवाई जहाज हमारे समुद्री जहाज को ना डुबो दें। इंडियन एयरफोर्स उसको कवरिंग देती है, ताकि उसके मिराज जैसे हवाई जहाज भी उड़ ना सकें। इसलिए हमारी कोई सेना किसी से कम नहीं है। फौज के बाद में आप अचानक समाज सेवा में आ गए, ऐसा क्या वो दौर आया एकदम? इसको मैं प्रभु की इच्छा कहूँगा। वही सोई जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावई शाखा। मेरा तो चांस था, यदि मैं नेवी में और थोड़ी लंबी सर्विस करता, तो मैं ऑफिसर बन सकता था। हमारा एक HCT एग्ज़ाम होता है, मैंने 5 में से 2 पेपर क्लियर भी कर लिए थे। पर यूँ समझो कि नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया, हमारा गांव में भी उस टाइम मंदिर उजाड़ दिया गया था। शिव मंदिर था 200 साल पुराना, और गांव में 95% नास्तिकता थी। तो मुझे भोले शंकर की इच्छा से सेना में फिर मन नहीं लगा, मैं आ गया। और सबसे पहला काम जो मैंने रिटायर होकर कराया, वो अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना था। गांव में विकास कार्य कराए, गलियों में सफाई करी, लोगों को जोड़ा। फिर मैं नेवल NCC कुरुक्षेत्र में आया, तो मैं आखिरी दिनों में, हमारे इसको प्री कंपोस्ट रिलीज ट्रेनिंग कहते हैं, तो मैं नेवल NCC में आ गया था। वहाँ मैं कुछ यूनिवर्सिटी के धार्मिक लोगों से मिलकर रामायणी हो गया एक तरह से। अब यद्यपि मैं राजपूत हूँ, क्षत्रियों परंतु ब्राह्मण की तरह मुझे रामायण के पाठ करना बड़ा आनंद आता है, और पूरे कंठस्थ भी हैं। तो ये इसको हरी इच्छा कहेंगे, इसको मैं अपनी इच्छा नहीं कह सकता। मुझे तो ऑफिसर बन के आना चाहिए था, परंतु अब भी परमपिता परमात्मा ने मुझे अच्छा परिवार दिया। बड़ा बेटा विदेश में कंपनी में बहुत सीनियर पोस्ट पे है, डायरेक्टर था, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया IT कंपनी में। छोटा बेटा करनाल में वकील है। तो अब भी परमपिता परमात्मा ने बहुत कुछ दिया इतना जल्दी रिटायर होने के सर, बाद। आप क्या जीवन का अनुभव बताएंगे मैं फौज के ये बारे कहना में? चाहता हूँ कि हमारी भारतीय सेना सशक्त थी, सशक्त हैं और सशक्त रहेंगी।
वर्ल्ड की मानी हुई सेनाओं में एक सेना है हमारी। और कोई भी युद्ध कोई सेना नहीं लड़ती, उसके देश के नागरिक लड़ते हैं, उसके देश के नागरिक उसको लड़ाते हैं। उनका जैसा मनोबल उनका ऊंचा रहेगा तो हमारे सैनिकों का मनोबल भी उतना ही ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों को अपना नाम बताना चाहेंगे? चंद्रभान शर्मा, मैं आरबीसी सेंट्रल स्कूल से रिटायर्ड हूँ और मैं नायक पद से रिटायर्ड हूँ। तो राजवीर जी, मेरा लास्ट में आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको चाहे अग्निवीर योजना के तहत, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, चाहे रेगुलर भर्ती के तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का अवसर मिले, तो ज़िंदगी में सबसे पहले सशस्त्र सेनाओं को अपनाओ। उसके बाद आपके पास जो समय मिलेगा, अग्निवीर से आप बहुत शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर से बहुत शॉर्ट कमीशन में वापस आ जाते हैं। इसमें आपको वापसी पुनर्वास के लिए भी रिजर्वेशन हरियाणा सरकार ने की है, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने की है, रेलवे ने की है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको नौकरी भी मिलेगी और आप अच्छा पैसा भी लेकर आएंगे। आपके जीवन में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आप यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उससे पहले आप नौकरी भी करके आ जाएंगे और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर देखो, हमारे बीच में थे राजवीर सिंह चौहान, जो कि काफ़ी लंबे समय तक जो है वो फौज की नौकरी में रहे हैं। और दोस्तों, इनका ये कहना है कि यदि अगर आप अपने जीवन को जो है फौज में समर्पित करते हैं, आप देश के लिए पढ़ाई तो करते करते हैं, समाज और राष्ट्र में भी आपका बहुत बड़ा अमूल्य योगदान होता है। तो आप भी यदि अगर युवा है और मन के अंदर आपने ठानी है तो आप फौज में जरूर भर्ती हों, ऐसा इनका कहना है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम।